प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं बायोलॉजी के पहली यूनिट के अगले 2 अध्याय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि आवृतबीजी पादपों में जनन किस प्रकार होता है। तो इन 2 अध्यायों में जो बातें आएंगी उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पूर्व संक्षेप में हम लोग पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग क्रमागत रूप से पढ़ेंगे। अभी मैं जो आरेखीय चित्र बनाऊंगा उस चित्र को हम लोग बार बार अवलोकन करते रहेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ तक अध्ययन कर लिया है और आगे क्या क्या अध्ययन किया जाना बाकी है। तो आप ध्यान से देखेंगे और फिर हम लोग अध्याय 2 के प्रारंभ बातों से हम लोग फिर से इसको विधिवत रूप से शुरू करेंगे। जैसे कि इस इकाई को प्रारंभ करते ही मैंने कहा था कि समस्त पादपों में 2 प्रकार की पीढ़ियाँ होती है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी। और आपको ये भी मैंने कहा था कि जो हम लोग पादप देखते हैं या आवृतबीजी पादप हैं उनका मुख्य पीढ़ी है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका कार्य है बीजाणु उत्पन्न करना। तो जो बीजाणुद्भिद पादप शरीर है उसमें सबसे पहले हम पुष्प की संरचना जो कल के हमने वीडियो में देख लिया है उसका अवलोकन अब आगे से जो अध्याय 2 से शुरू होगा उसमें ये चलेगा। पुष्प में जो नर जननांग भाग है वो है, उसकी इकाई है पुंकेसर। नर जननांग है पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर। पुंकेसर का एक नाम और हम लोग ले सकते हैं लघु बीजाणुपर्ण। लघु बीजाणुपर्ण। और इसी प्रकार जो मादा जननांग जायांग है उसकी इकाई है स्त्री केसर या अंडक। स्त्री केसर या अंडक। और एक और नाम हम लोग ले सकते हैं, 2 नाम तो कल हमने देखा था, वो है गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण। तो पुंकेसर या जो लघु बीजाणुपर्ण है उसका जो जनन में जो उपयोगी भाग मुख्य रूप से आएगा वो उसका शीर्षस्थ फुलावा भाग, जिसको हम पराग कोश कहेंगे। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानियाँ या परागपुट पाए जाएंगे। लघु बीजाणु दानी, इसका दूसरा नाम है परागपुट। लघु बीजाणु धानी या परागपुट के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसको हम पराग मातृ कोशिका भी बोल सकते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसका दूसरा नाम है परागकण या पराग मातृ कोशिका। और इन पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। जिससे लघु बीजाणु या पराग कण बनेंगे। इस लाइन के ऊपर वाले सभी 2n है बीजाणुद्भिद और इस लाइन के नीचे युग्मकोद्भिद का प्रारंभ हो गया। पहले दिन ही मैंने कहा था कि बीजाणु युग्मकोद्भिद की प्रथम पीढ़ी है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु और इधर हम लोग गुरु बीजाणु देखेंगे। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होगी और गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होगी।
अब ये जो परागकण या लघु बीजाणु जो एक कोशिकीय नर युग्मक उद्भिद का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसमें 3 कोशिकाएं बनेंगी, तो 3 कोशिकीय नर युग्मक उद्भिद बन जाएगा। ये स्वयं भी नर युग्मक उद्भिद है, परंतु इसमें और आगे विकास होगा जिससे 3 कोशिकीय नर युग्मक उद्भिद का विकास होगा। इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3 कोशिकीय। ये पढ़ने के बाद में हम लोग यहाँ से चलेंगे स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री केसर या अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण, इसका आधारीय भाग जनन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर जैसे इधर पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु दानी थी, वैसे अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणु दानी, गुरु बीजाणु दानी का दूसरा नाम है बीजांड या ओव्यूल। बीजांड या ओव्यूल। ठीक इसी प्रकार जैसे लघु बीजाणु दानी के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका, वैसे गुरु बीजाणु दानी या बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं पाई जाएगी। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मेगास्पोर, मदर सेल। इन सभी के अंग्रेजी के नाम आप अवश्य याद रखें, क्योंकि आगे की अध्ययन में ये काफ़ी काम आएंगी अंग्रेजी की शब्दावली। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो जैसे लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, लघु बीजाणु बने, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुरु बीजाणु बनेगा। ये जो प्रक्रिया है अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु बन रहे हैं, इन प्रक्रियाओं को क्रमशः लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये गुरु बीजाणु मादा युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका है। मादा युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका है। मादा युग्मक उद्भिद का या फीमेल गैमेटोफाइट का एक नाम और है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। नर युग्मक उद्भिद का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन मादा युग्मक उद्भिद को भ्रूणकोश के नाम से भी जाना जाता है। भ्रूणकोश या मादा युग्मक उद्भिद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना है, इसलिए इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय। इसका मतलब एक कोशिका ऐसी है जिसमें केंद्रकों की संख्या 2 है, बाकी 6 कोशिकाओं में एक केंद्रक और जो 7वीं कोशिका उसमें 2 केंद्रक, इसलिए कुल केंद्रक हो गए 8, कोशिकाओं की संख्या हो गई 7। ये दूसरा अध्याय यहाँ पे ख़त्म होगा जब हम लोग ये मादा युग्मक उद्भिद या भ्रूणकोश की रचना तक पहुँचेंगे, तब दूसरा अध्याय ख़त्म होगा। तीसरे अध्याय में इसके बाद आगे की चीज़ें आएंगी कि आपको पहले दिन भी मैंने कहा था कि युग्मक उद्भिद नाम इसलिए पढ़ाया कि युग्मक बनाएंगे। तो नर युग्मक उद्भिद नर युग्मक बनाते हैं, तो तीन कोशिकाओं में से 2 कोशिकाएं जो है वो नर युग्मक ही हैं, तो 2 नर युग्मक बनते हैं। तो 2 जगह मैंने लिख दिया नर युग्मक, ठीक है। ऐसे ही इन 7 कोशिकाओं में से मादा युग्मक उद्भिद की 2 कोशिकाएं जनन में भाग लेंगी। उनमें से एक है मादा युग्मक या अंड कोशिका, और दूसरी है केंद्रीय कोशिका, 2 केंद्रकों वाली, सेंट्रल सेल। ये सब N है,
तभी युग्मकोद्भिद पीढ़ी में। और यहाँ पे आएगी केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, उन केंद्रकों को कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। केंद्रीय कोशिका के कोष्ठक में लिखा है मैंने n+n, 2 अलग अलग केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं। अब अंड कोशिका से एक नर युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाता है, युग्मनज की रचना करेगा, और युग्मनज बनते ही n और n मिलकर हो गए 2n। तो युग्मनज के अंदर जो केंद्रक है वो द्विगुणित हो गया। द्विगुणित होते ही बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो गई। बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका युग्मनज। यह क्रिया कहलाएगी युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। और केंद्रीय कोशिका के 2 जो ध्रुवीय केंद्रक है वो उनके साथ में दूसरा नर युग्मक निषेचित होता है, जिसे त्रिगुणित केंद्रक युक्त संरचना बनती है। त्रिगुणित केंद्रक इसलिए कि 2 केंद्रक इसके, 1 केंद्रक इसके, 3 केंद्रक आपस में जुड़ गए, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूज़न। और त्रिगुणित केंद्रक बनेगा और केंद्रक के लिए नाम आएगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उस कोशिका के लिए नाम आएगा प्राथमिक भ्रूणपोष, पोषण वाला पोष कोशिका। PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसका केंद्रक PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे भ्रूणपोष है, इधर भ्रूणकोष है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। युग्मनज के विकास से भ्रूण बनेगा और इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणपोष की रचना होगी, जो कि आवृत बीजीपात्रों में 3n होता है। यहाँ पे जो क्रिया हुई थी जिसमें 2 बार निषेचन हुआ, एक नर युग्मक और अंड कोशिका जुड़कर युग्मनज बनाते हैं, दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों को से संगलित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। 2 बार होने के कारण से निषेचन, इसको द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द्विनिषेचन। भ्रूण और भ्रूण का पोषण यानी भ्रूणपोष जो है वो दोनों ही संरचनाएं बीज के अंदर विकसित होंगी, और जब बीज को अंकुरित करेंगे तब नया बीजाणुद्भिद पादप पुनर्विकसित हो जाएगा। वैसे बीजाणुद्भिद यहीं से प्रारंभ हो गया है। तो बीच में एक विभाजनकारी रेखा है, इस विभाजनकारी रेखा के ऊपर संपूर्ण चीज़ें बीजाणुद्भिद है, और इस विभाजनकारी रेखा के नीचे संपूर्ण युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी स्वतंत्र पीढ़ी नहीं है, ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंदर ही आश्रित है, अल्पजीवी है, पोषण व हर प्रकार से इन पर आश्रित है। तो ये पीढ़ी एकांतरण का भी चित्र हो गया और ये एक समरी जैसा हो गया, या हम कहें कि ट्रेलर जैसा हो गया कि हम लोग आगामी 2 अध्यायों में किन किन शीर्षकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब अध्याय 2 के प्रारंभ में चलते हैं। अध्याय 2 के प्रारंभ में हम लोग नर युग्मकोद्भिद के विकास है की संरचना एवं विकास है पहला टॉपिक इसका। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास में भी, यानी यहाँ से हम लोग पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण से प्रारंभ करके नर युग्मकोद्भिद तक आएंगे। तो उसमें सबसे पहले पुंकेसर या पुमंग पर चर्चा करते हैं। पुमंग एंड्रोसियम, ठीक है। पुमंग पुष्पी पादपों का नर जन्नांग है, नर जन्नांग। और पुमंग की इकाई जो है वो है पुंकेसर, या जैसे कल मैंने आपको बताया स्टामेन है।
इसी का दूसरा नाम आज मैंने आपको बताया था, वो है लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। अब इसकी संरचना काफ़ी सिंपल है। एक डंठलनुमा या वृंतनुमा संरचना होती है और इसका शीर्षस्थ भाग फूला हुआ होता है, फूला हुआ शीर्ष होता है। इस डंठलनुमा भाग के लिए तंतु या फिलामेंट शब्द आएगा और शीर्षस्थ भाग के लिए जो फूला हुआ भाग है उसको कहेंगे परागकोश या एंथर। एंथर, ANTHER, यह फिलामेंट। राजस्थान बोर्ड की किताब में एक अतिरिक्त और संरचना बताते हैं जो परागकोश और इस तंतु का जो संगम स्थल है उसके लिए नाम दिया है योजी या कनेक्टिव। NCERT पुस्तक में उसे परागकोश और फिलामेंट है। ये एक पुंकेसर की संरचना हो गई या लघु बीजाणुपर्ण की। अब इस पुंकेसर के शीर्षस्थ परागकोश को जब काटते हैं तो एक द्विपालित संरचना जैसी दिखाई देती है। एक गहरी खांच इसको दो पालियों में विभक्त करके दिखाता है, दाएं और बाएं। द्विपालित संरचना के प्रत्येक कोनों में लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। तो ये लघु बीजाणुधानियाँ, इसका मतलब एक परागकोश में दो पालियाँ, प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी, इसका मतलब कुल 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। ये परागकोश, फिर लघु बीजाणुधानी। ये लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएँ होंगी, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है। मालवेसी कुल के पादपों में एक ही पाली होती है, एक पाली होती है, इसका मतलब उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी सिर्फ 2 होती है। लघु बीजाणुधानी के लिए दूसरा नाम है पोलेन सैक या परागपुट। अब यहाँ पे इसकी विस्तार से संरचना वगैरह भी हम लोग को देखनी है, लेकिन इससे पहले पाठ्य पुस्तक में कुछ संशोधन करवाना चाहूँगा आपसे कि शुरू में ही जैसे इधर लिखा है आवृत बीजी पादपों, दिख रहा होगा आपको, नहीं तो आपके किताब में आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू में लिखा है आवृत बीजी पादपों में नर जनांग पुंकेसर होता है जिसे लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर प्राय 3 भागों में विभाजित होता है, पूतंतु, फिलामेंट, योजी, कनेक्टिव। परागकोश के लिए पोलेन से एक लिखा है जो कि गलत लिखा है, ये होगा एंथर। एंथर कहते हैं परागकोश को। पूतंतु पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा भाग है, इसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। प्रारूपिक दृष्टि से प्रत्येक परागकोश 2 पालियों में एक दूसरे से योजी द्वारा संधित रहते हैं। योजी एक बंदी उत्तक है। परागकोश की प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठों में विभाजित होती है जिन्हें परागकोश की, देखो इसको वापस पढ़ते हैं। परागकोश की प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठों में विभाजित होती है, चैम्बर्स में, 2 कमरों में, 2 कक्षों में, ऐसे मान लो, जिन्हें परागकोश को फिर से परागकोश थोड़ी कहेंगे, जिन्हें ये हटा देता हूँ, जिन्हें परागपुट, पोलेन सैक अथवा लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। तो ये 2 त्रुटि मेरे को दृष्टिगत हुई थी, उससे आपको मैंने अवगत कराया है। आज के लिए इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से, और कल हम लोग इस लघु बीजाणुधानी का जो छोटा सा मैंने चित्र बनाया, इसको थोड़ा विस्तार से, इसकी संरचना, इसके विभिन्न जो भाग है उन पर चर्चा करेंगे। साथ में प्रयास करेंगे कल हम लघु बीजाणु जनन तक पढ़ लें, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं वहाँ तक कल तक का वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। बहुत शुभकामनाओं से।